ध्रुव, गिल फैमिली के ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल पर सभी सीनियर मेंबर्स की एक यूनानिमस डिमांड आई है। तुम्हें इस पर तुरंत ध्यान देना होगा, ये अर्जेंट है। पूरा परिवार जानना चाहता है कि लंदन मेट्रो के अंडरग्राउंड टनल में इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक कैसे हो गया, और इसमें वो तुम्हारे रोल के बारे में जानना चाहते हैं। निहाल को इस बात का अंदाजा पहले से ही था, पर ये मैसेज इतनी जल्दी आ जाएगा इस बारे में उसने सोचा नहीं था। वही निहाल की बात सुनकर ध्रुव भी कुछ अनकंफर्टेबल हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी वो इस पर क्या जवाब देगा और आखिर वो लोग क्या सवाल करेंगे। ध्रुव ने गिल फैमिली का मैसेज देखा। सब्जेक्ट लाइन पर लंदन मेट्रो रिपोर्ट इमरजेंसी मीटिंग रिक्वायर्ड लिखा देख ध्रुव ने मैसेज खोला। ध्रुव, तुम्हारा 2 दिन पहले भेजा गया मैसेज मिला था। उसके कुछ ही सेकंड के बाद लंदन मेट्रो से जुड़े घटनाक्रम देखने को मिले। ये मामला हमारी मौजूदगी रणनीतियों को देखते हुए काफी सेंसिटिव होता दिखाई दे रहा है और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकते हैं। गिल फैमिली के सीनियर मेंबर्स ने इस पर तुरंत चर्चा करने का फैसला लिया है। तुम्हारे द्वारा लंदन मेट्रो को भेजे गए आपातकालीन निर्देश और उसके 1 मिनट बाद टनल में हुए विस्फोट की घटना पर फैमिली कोर कमेटी ने संज्ञान लिया है। भले ही धमाके में कोई जान नहीं गई हो, लेकिन इसकी टाइमिंग और तुम्हारी रिक्वेस्ट के बीच का संबंध कई सवाल खड़े करता है। ये इंश्योर करना जरूरी है कि गिल फैमिली इस पूरे घटनाक्रम में किस भूमिका में है और क्या इस मामले में कोई ऐसी बात है जो हमारी पॉलिसी, सेफ्टी या लॉन्ग टर्म गोल्स को इफेक्ट कर सकती है। तुमसे नीचे लिखे पॉइंट्स पर जवाब की उम्मीद की जा रही है। तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से और कैसे मिली कि मेट्रो को रुकना जरूरी है? क्या ये इन्फॉर्मेशन रिलायबल और वेरीफाइड थी या ये एक इंटेलिजेंस अनुमान था? क्या तुम्हारा आदेश फैमिली की किसी मौजूदा रणनीति या ऑपरेशन का हिस्सा था? अगर हाँ, तो इस बारे में बाकी कोर टीम को पहले से जानकारी क्यों नहीं दी गई थी? यदि ये तुम्हारा पर्सनल डिसीजन था, तो इसके पीछे तुम्हारी सोच क्या थी? तुम्हारे निर्देश के तुरंत बाद धमाके होना क्या महज संयोग था या तुम्हें पहले से इसका आभास था? क्या तुम्हारे पास इस बात की कोई जानकारी है कि धमाके के पीछे कौन जिम्मेदार है? धमाकों का मकसद क्या था? क्या ये किसी खास ऑर्गेनाइजेशन का हमला था या कुछ और? इस हमले से जुड़े लोग और उनके पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? गिल फैमिली की पोजीशन। इस घटना के चलते गिल फैमिली को किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है? क्या इस ब्लास्ट के कारण फैमिली पर किसी तरह का लीगल, पॉलिटिकल या बिजनेस रिलेटेड खतरा मंडरा रहा है? क्या लंदन अथॉरिटीज या किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को इस बारे में कोई शक हो सकता है? आगे की रणनीति। तुम्हारे अनुसार क्या यह हमला किसी बड़े प्लान का हिस्सा था? क्या हमें अपनी सुरक्षा रणनीतियों में कोई बदलाव करने की जरूरत है? इस घटना के पीछे के असली कारणों को जानने के लिए तुम्हारी अगली कार्रवाई क्या होगी? क्या इस घटना से हमारे किसी बेनिफिट्स को कोई खतरा है? इस विषय पर अगले 3 घंटे के भीतर फैमिली कोर कमेटी की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें तुम्हारा प्रेजेंस कंपलसरी है। हमें इस पूरे मामले की गहराई से समीक्षा करनी होगी ताकि ये तय किया जा सके कि फैमिली को क्या कदम उठाने चाहिए। मामला काफी सीरियस है। इस मामले में कोई भी जानकारी फैमिली नेटवर्क के बाहर साझा नहीं की जाएगी। तुम्हें इस बारे में अपनी रिपोर्ट मीटिंग में प्रेजेंट करनी होगी। सभी सवाल तुम्हें भेज दिए गए हैं और अब फैमिली चाहती है कि तुम पूरी तैयारी के साथ आओ। हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हारे पास इस विषय पर ठोस जानकारी होगी और बैठक में तुम साफ और ठोस सबूतों के साथ जवाब देने के लिए तैयार रहोगे। गिल फैमिली ने सवालों की झड़ी लगा रखी थी और सच्चाई ये थी कि ध्रुव के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था, सिवाय इसके कि मेट्रो को रोकना क्यों जरूरी था। और परेशानी ये थी कि ध्रुव खुलकर ये जवाब भी नहीं दे सकता था, क्योंकि ऐसा कहने पर गिल फैमिली में उसके राइवल तुरंत ही उसे नकारा साबित कर देंगे। खेल बड़ा था और इस समय किसी भी तरह की चूक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती थी। ध्रुव ने निहाल की तरफ देखा, जो पास में सीधा खड़ा ध्रुव के चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ ध्रुव से गिल फैमिली सवाल करने जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ लंदन अंडरग्राउंड ब्लास्ट के बाद से दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतें चौकन्नी हो चुकी थी। MI6, CIA और कई दूसरी एजेंसियां हर एक सुराग को खंगाल रही थी। मगर इस हादसे की सबसे खौफनाक सच्चाई थी वो 5 लाशें जो धमाके के मलबे में मिली थी। जहाँ एक तरफ ध्रुव और निहाल इस खेल की पर्दे खोलने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के किसी और हिस्से में एक और मीटिंग चल रही थी, जहाँ साजिशें रची जा रही थी और फैसले मौत से भी ज्यादा खतरनाक थे। 5 लाशें, गहरी आवाज में कहा गया और कमरे में सन्नाटा छा गया। और 5 की मौत गोली लगने से हुई है। मौत का समय धमाके के आसपास ही है। एक शख्स टेबल पर झुका और फाइल खोलते हुए बोला, मतलब ये कि ये लोग बम धमाके में नहीं मरे, इन्हें मार दिया गया। इसी के साथ मीटिंग में गहरी बेचैनी फैल गई। मुझे लगता है ये वही लोग हैं जिन्हें जसविंदर और तेजा के पीछे भेजा गया था। यानी वो दोनों जिंदा हैं और उन्होंने अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया। और सवाल ये है कि ये धमाका ठीक उसी जगह किसने प्लान किया था। सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। तभी कोने में बैठे एक काफी एक्सपीरियंस शख्स ने धीमी मगर बेहद तीखी आवाज में कहा, सवाल ये नहीं है कि जसविंदर ने उन लोगों को क्यों मारा, वो जिंदा है या नहीं। असली सवाल ये है कि धमाका किसने करवाया और क्यों। हमें ग्लॉक हॉक को पकड़ना होगा। मुझे लगता है कि उसे पकड़ने से हमारे सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। पूरा कमरा एक बार फिर खामोश हो गया। ग्लास हॉक कोई और नहीं बल्कि साजिशों की दुनिया में अनिका आमरा को ग्लास हॉक कहा जाता था और उसे पकड़कर पूछताछ करने का मतलब था गिल फैमिली के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलना। लोगों के डरे हुए चेहरे उनके दिल के हालात बता रहे थे, जिसे देखकर उस शख्स ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमने जसविंदर को ट्रैप करने के लिए यह प्लान तैयार किया था, लेकिन उस ब्लास्ट का प्लान किसी और का था।
ऐसे में एक बात साफ हो गई है कि हमारे प्लान की भनक किसी और को भी लग गई थी। और अगर ऐसा है तो हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी हो गया है कि उसके पास और कौन सी जानकारी है। क्यों? तभी हम अपने प्लान को सही ढंग से पूरा कर पाएंगे। एक लंबी सांस लेकर उसने आगे कहा, अगर गिल फैमिली के लोगों ने धमाका नहीं करवाया तो इसका मतलब ये हुआ कि इस खेल में एक तीसरा खिलाड़ी भी आ चुका है, और इसलिए ग्लास हॉक को खुला छोड़ना हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। सबके चेहरों पर टेंशन साफ झलक रही थी। तभी एक और आवाज आई, और अगर हम ऐसा करेंगे तो गिल फैमिली हमें छोड़ेगी नहीं। एक बार सोच लो, ग्लास हॉक गिल फैमिली की असिस्टेंट रही है और अभी वो ध्रुव गिल की असिस्टेंट भी है। हमें ऐसा कदम उठाना चाहिए या नहीं? अच्छे से सोच कर ही आगे बढ़ो। कमरे में मौजूद हर कोई अब एक ही चीज के बारे में सोच रहा था। मीटिंग में इस बात के सभी पहलुओं पर डिस्कशन शुरू हो गए थे। रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बियरिंग पर बात होती रही। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव और अनिका इस समय फोन पर बात कर रहे थे। अनिका इस समय स्विट्जरलैंड में अपने होटल के बाहर खड़ी थी। अभी 1 घंटे बाद गिल फैमिली में ध्रुव की मीटिंग थी और ध्रुव को इस समय सारी तैयारियां करनी थी। ध्रुव को हर सवाल का जवाब सोच समझ कर देना था, क्योंकि सारे सवाल पहले ही भेज दिए गए थे। इसलिए इन सवालों के जवाब के साथ बैठना जरूरी था। एम्ब्रोस कहाँ मरा? अनिका ने स्क्रीन पर एक न्यूज रिपोर्ट खोली। शिकागो, उसके पेंट हाउस में। रिपोर्ट कह रही है कि वो अचानक दिल का दौरा पड़ने से मर गया, लेकिन कोई मीडिया इसे कवर नहीं कर रहा। ध्रुव ने भौहें सिकोड़ी। ऐसे लोग दिल के दौरे से नहीं मरते। अनिका ने हाँ के अंदाज में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी यही शक है। मुझे लगता है कि या तो किसी ने उसे हटाने का फैसला किया या फिर उसने खुद को गायब कर लिया। ध्रुव ने अनिका की बात पूरी की। एक पल के लिए दोनों चुप हो गए। ध्रुव ने आगे कहा, अगर एम्ब्रोस मारा गया है तो हमें ये पता लगाना होगा कि किसने किया। लेकिन अगर उसने खुद को गायब किया है तो सवाल उठता है क्यों? क्योंकि इस सवाल के जवाब में ही हम ये पता कर सकते हैं कि आखिर लंदन में चल क्या रहा था। अनिका ने स्क्रीन पर कुछ टाइप किया और एक नया फोल्डर खोला। एक चीज और है ध्रुव। क्या? ऑरेलियस कैपिटल से असली डेटा, उनके हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स, सीक्रेट अकाउंट्स और काले धन के रिकॉर्ड, ये सब अथेना डॉक्यूमेंट में दर्ज थे। ध्रुव का चेहरा अचानक सख्त हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो भी अथेना डॉक्यूमेंट के पीछे था वो अब एम्ब्रोस वॉन केलमेंट के पीछे भी था। तो अब हमें सिर्फ एम्ब्रोस की मौत का रहस्य नहीं सुलझाना है, बल्कि ये भी पता लगाना है कि अगला नंबर किसका है। ध्रुव की आवाज में गंभीरता थी, लेकिन उससे पहले कि अनिका कुछ और कहती, अचानक फोन पर हलचल की आवाज आई। उसके पीछे कारों के टायर घसीटने की तेज आवाज सुनाई दी। ध्रुव! अनिका, क्या हुआ? लेकिन अब फोन पर लड़खड़ाती आवाजें आ रही थी। किसी के दौड़ने की आवाज, किसी की जबरदस्ती खींचने की आहट। ध्रुव के चेहरे की मांसपेशियां तन गई। छोड़ो मुझे! अनिका के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ध्रुव को फोन पर सब सुनाई दे रहा था। किसी के छटपटाने की आवाज, कपड़े फटने की हल्की सरसराहट, फिर किसी के धक्के देने की आहट। अनिका! ध्रुव लगभग चिल्ला दिया था। तभी किसी ने अनिका के मुंह पर हाथ रखा। उसकी आवाज मफल हो गई। फिर बैकग्राउंड में किसी ने तेजी से कुछ कहा। कोई विदेशी भाषा थी। ध्रुव के अंदर एक गुस्से और हताशा की लहर दौड़ गई। उसकी पकड़ फोन पर और मजबूत हो गई, जैसे वो अपने शब्दों से अनिका तक पहुंच सकता हो। अनिका, मैं आ रहा हूँ, ध्रुव ने कहा। पर तभी अनिका के फोन गिरने की आवाज आई और अब लाइन कट चुकी थी। फोन की स्क्रीन पर कॉल डिस्कनेक्ट का नोटिफिकेशन चमक रहा था। ध्रुव बिना एक सेकंड गवाए उठ खड़ा हुआ। अब ये सिर्फ एक केस नहीं था, अब ये उसकी लड़ाई बन चुकी थी। सबसे पहले ध्रुव ने अनिका के ऑफिस में कॉल कर उन्हें इन्फॉर्म किया। फिर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख पुलिस, जिसे कैंटोनल पुलिस ऑफ ज्यूरिख कहते हैं, उनके हेड ऑफिस में फोन कर अनिका के किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाई। फिर बिना वक्त गवाए तुरंत एक इंटरनेशनल इन्फॉर्मेंट को कॉल कर सारी बातें समझाते हुए कहा, मुझे हर कैमरा फीड चाहिए। कोई भी ट्रैफिक सेंसर, कोई भी चश्मदीद, हर सुराग निकालो। अनिका को ढूंढो। उसने फोन पटक दिया। उसकी उंगलियां मुट्ठी में बदल गई। यह सिर्फ एक किडनैपिंग नहीं थी, ये एक खुली चुनौती थी। अब खेल शुरू हो चुका था। थोड़ी देर बाद होटल के अंदर बाहर के सारे सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके थे। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था, अनिका होटल के बाहर फोन पर ध्रुव से बात कर रही थी। फिर कुछ देर तक सड़क पर खड़ी रही। अचानक 4 नकाबपोश लोग तेजी से उसकी तरफ बढ़े। उनमें से 2 ने उसे काबू किया। एक ने उसके मुंह पर कुछ दबाया, शायद कोई क्लोरोफॉर्म, और चौथा ध्यान दे रहा था कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। उसकी स्क्रीन पर गाड़ी साफ दिखाई दी, काली एसयूवी, लेकिन बिना नंबर प्लेट के। ध्रुव ने फोन पर अपने इन्फॉर्मेंट से कहा, पीछे की स्ट्रीट कैमरा फीड दिखाओ। अगली फुटेज में देखा गया कि गाड़ी कुछ ही ब्लॉक्स आगे जाकर एक सुनसान जगह पर रुक गई। वहाँ पहले से खड़ी दूसरी गाड़ी में नकाबपोशों ने अनिका को ट्रांसफर कर दिया। ये गाड़ी उन्होंने चेंज कर दी। नई गाड़ी में भी नंबर प्लेट नहीं है। ट्रैफिक कैमरा ट्रैकिंग लगाओ, पता करो ये गाड़ी कहाँ गई। एक और स्क्रीन पर सिटी ट्रैफिक नेटवर्क से डेटा खंगाला गया। कुछ ही सेकंड में रिपोर्ट आई। गाड़ी ज्यूरिख के बाहर हाईवे की तरफ बढ़ती हुई जा रही थी।
लेकिन आगे एक ब्लाइंड स्पॉट पर जाकर वो गाड़ी भी लावारिस छोड़ दी गई थी। ध्रुव ने गहरी सांस ली। ये किडनैपिंग काफी समझदारी से की गई थी, बिना कोई सुराग छोड़े। हर कदम प्लान किया हुआ। इन लोगों को लगता है कि वे परफेक्ट क्राइम कर सकते हैं। अब इन्हें दिखाना होगा कि वे कितने गलत हैं। उसने तेजी से फोन उठाया और निहाल को फोन लगाया। फोन की घंटी मुश्किल से एक बार बजी होगी कि निहाल ने तुरंत उठा लिया। हाँ ध्रुव, बोलो। ध्रुव की आवाज में गुस्सा था। निहाल, अनिका को किसी ने किडनैप कर लिया है। निहाल कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया, जैसे उसने गलत सुना हो। क्या? सिर्फ सीसीटीवी नहीं, हर सैटेलाइट, हर प्राइवेट ड्रोन, हर इन्फॉर्मर, सब एक्टिवेट करो। मुझे उसकी सभी जानकारियां चाहिए अभी। जिस पर निहाल ने तेजी से उठते हुए पूछा, तुमने आखिरी बार उससे कहाँ बात की थी? ध्रुव ने जवाब में सारी बातें बताते हुए कहा, ज़ूरिक होटल से बाहर निकलते हुए ही उसे उठा लिया गया। 4 नकाबपोश थे, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में थे और कुछ ही ब्लॉक्स बाद उन्होंने गाड़ी चेंज कर दी। निहाल ने आगे पूछा, होटल और उसके आसपास की ट्रैफिक फीड देखी? हाँ, गाड़ी ज़ूरिक के बाहर हाईवे की तरफ बढ़ी, लेकिन आगे एक ब्लाइंड स्पॉट है, वहीं से गाड़ी गायब हो गई। निहाल की तरफ एक पल की चुप्पी के बाद लैपटॉप खोलने की आवाज आई। फिर निहाल की, मुझे 1 मिनट दो, मैं लाइव सैटेलाइट फीड खंगालता हूँ। और हाँ, गिल फैमिली के सवालों के लिए भी तैयार कर रहा हूँ। लेकिन अब उनके पास और भी सवाल होंगे जिनके जवाब देना मुश्किल होगा। निहाल ध्रुव के कहने पर गिल फैमिली के सारे सवालों के जवाब तैयार कर रहा था, पर अचानक से ये खबर उसके लिए किसी बम की तरह थी। ध्रुव ने गहरी सांस ली। गिल फैमिली को सिर्फ इतना बताओ कि मैं इस मामले को देख रहा हूँ। कोई भी अनिका को हाथ लगाकर नहीं बच सकता। जिस पर निहाल ने कहा, मैं जानता हूँ ध्रुव, पर ये मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं बड़ा लग रहा है। ये सिर्फ अनिका के खिलाफ नहीं, ये तुम्हारे खिलाफ भी है। अथीना डॉक्यूमेंट, एम्ब्रोस वॉन क्लेमेंट की मौत, लंदन ब्लास्ट और अब अनिका। कोई है जो एक के बाद एक सारे मोहरे हटा रहा है, और अगला नाम शायद। निहाल ने बात अधूरी छोड़ दी, जिस पर ध्रुव ने गुस्से में जवाब दिया, मैं अगला नंबर नहीं बनने वाला। अब देखना शिकारी कौन है और शिकार कौन। तुम ये फुटेजेस गिल फैमिली के किसी एक सीनियर को भेजकर बता दो कि ध्रुव स्विट्जरलैंड जा रहा है और अभी इन सवालों के जवाब नहीं दे सकता है। जवाब में निहाल ने कहा, ध्रुव, लंदन ब्लास्ट की जांच जब तक चल रही है, तुम जसविंदर और तेजा से कांटेक्ट भी मत करना। उन्हें कई लोग ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर ध्रुव ने कहा, अंडरस्टूड निहाल। ध्रुव जानता था कि इस समय जसविंदर और तेजा से कांटेक्ट भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि खतरा चारों ओर था। लंदन अंडरग्राउंड में ब्लास्ट की गूंज थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI के हेडक्वार्टर्स में हड़कंप मचा हुआ था। ब्रिटेन की MI5 और MI6 दोनों इस मामले को लेकर बेहद गंभीर हो चुके थे। MI5 के इमरजेंसी वॉर रूम में स्क्रीन पर टनल की CCTV फुटेज बार-बार चलाए जा रहे थे। हमें ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है जिसे सस्पिशियस कहा जाए। ट्रेन ड्राइवर ने जिन्हें देखा वो कौन हो सकते हैं? ट्रेन के कैमरे से जो फुटेजेस मिले उसमें भी ऐसा कुछ साफ नहीं दिख रहा है। एक तो वो पहले ही मेन होल के अंदर जा चुके हैं और दूसरा कैमरों ने भी उन्हें ठीक से कैप्चर नहीं किया है। स्क्रीन पर तेजा और जसविंदर के धुंधले फुटेज थे। कैमरों में उनका चेहरा पूरी तरह कैप्चर नहीं किया था, लेकिन उनकी आकृति, दौड़ने का तरीका और उनकी चाल MI के लिए बड़ी चिंता की वजह बन चुकी थी। MI6 के फील्ड ऑपरेशन हेड ने उन फुटेजेस को देखकर सीरियस टोन में कहा, हमें ये दोनों लोग चाहिए, जिंदा या मुर्दा। ब्रिटेन की पूरी सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ चुकी थी। ब्लास्ट साइट पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने मलबे के पीठ से 5 अधचली लाशें बरामद की थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इनकी कोई पहचान ही नहीं थी। DNA सैंपल, फिंगरप्रिंट्स और बॉडी स्कैन कुछ भी सरकारी रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रहा था। ये लोग ब्रिटेन में कैसे आए थे, किस देश से थे, किस एजेंसी के लिए काम कर रहे थे? कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। ना कोई ID, ना कोई रिकॉर्ड और ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स डेटा सिस्टम में मौजूद था। ये संभव था, ऐसे लोग जो दुनिया में किसी भी सरकारी डेटाबेस में ही मौजूद नहीं थे। MI के लीडर जूलियन क्रॉफर्ड ने दांत खींचते हुए अपनी डेस्क पर हाथ मारा। ये कैसे मुमकिन है? 5 लोग और किसी का कोई आता पता नहीं। इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर आई। वहीं टनल के भीतर वाले उस मेट्रो ड्राइवर से भी पूछताछ की जा रही थी। ड्राइवर ने कांपती आवाज में बताया, मैंने वहाँ 2 लोगों को देखा था ट्रेन के सामने। वो भाग रहे थे मगर फिर अचानक गायब हो गए। MI5 एजेंट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। 2 लोग, क्या वो ब्लास्ट के जिम्मेदार थे? अगर थे तो फिर वो भागे क्यों? और अगर नहीं थे तो मेट्रो टनल के भीतर क्या कर रहे थे? जवाब से ज्यादा सवाल थे, और इन सबसे बड़ा सवाल ये था कि यह हादसा टला कैसे, क्योंकि खबर आ रही थी कि मेट्रो सिस्टम को ब्लास्ट से ठीक पहले हैक कर दिया गया था। लंदन का सारा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गया था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद MI5 लीडर ने कहा, इसका मतलब ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये हमारी सिक्योरिटी को चुनौती देने का इशारा था। MI के अधिकारियों की परेशानी और बढ़ गई। किसी ने न सिर्फ ब्लास्ट को कवर किया, बल्कि पूरे लंदन के मेट्रो नेटवर्क को कुछ सेकंड्स के लिए जाम कर दिया। MI6 लीडर ने घड़ी की तरफ देखा। समय बहुत बीत चुका था। उसके सीनियर से लेकर पत्रकार और पत्रकार से लेकर आम जनता सभी सच्चाई जानना चाहते थे। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, लंदन अब लॉकडाउन पर रहेगा। हम में से कोई घर नहीं जाएगा, ना ही किसी को काम के अलावा कोई फोन करने की इजाजत है। हमें उन दोनों लोगों को किसी भी हाल में खोज निकालना है, इससे पहले कि वो फिर से कोई कहर बरपा दें।